स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके बिहारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इसके बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पठार क्या होता है। तो देखिए, पठार जो होता है वह आसपास के भूमि से ऊंचा होता है और इसका ऊपर का भाग चौड़ा और सपाट होता है। ठीक है, पठार के ऊपर का भाग चौड़ा और सपाट होता है तथा आसपास के भूमि से ऊंचा होता है। देखिए, पर्वत जो होता है वो उसका शिखर भाग शंकवार होता है, यानी नुकीला टाइप का होता है, लेकिन पठार का जो ऊपरली भाग होता है वह चौड़ा और सपाट होता है, तो उसे पठार कहा जाता है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होता है। किसी भी पठार का निर्माण जो हुआ है वह ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। ठीक है, पठारों में विभिन्न प्रकार के खनिज के भंडार मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के भारत में जितने भी पठार पाए जाते हैं उनमें किसी न किसी खनिज का भंडार पाया जाता है। आशा करता हूँ कि आप पठार को अच्छे से समझ गए होंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये जो आप त्रिभुजाकार देख रहे हैं ये टोटल प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकार का ये टोटल क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटने वाली नदी जो है वह है नर्मदा नदी, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। नर्मदा नदी जो है वह मध्य प्रदेश से निकलती है और प्रायद्वीपीय पठार को दो बराबर भागों में बांटती है। ये वाला प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो बराबर भागों में बांटती है, तो वह है नर्मदा नदी। सबसे बड़े भूभाग पर दक्कन ट्रैप आता है। ठीक है, देखिए, प्रायद्वीपीय पठार में सबसे बड़े भूभाग पर दक्कन का पठार आता है, यानी दक्कन का पठार जो है वो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है। देखिए, जितने भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार हैं वह सब दक्कन के पठार के ही भूभाग है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। जितने भी आप प्रायद्वीपीय पठार देखते हैं वो सब दक्कन के पठार का ही हिस्सा है, लेकिन अलग अलग राज्यों में होने की वजह से इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए अब इन्हीं पठारों के बारे में जानते हैं और समझते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दक्कन का पठार। देखिए, भारत का सबसे विशालतम पठार है, यानी भारत का सबसे विशाल पठार जो है वह है दक्कन का पठार, जो 8 राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन का पठार का फैलाव जो है वह 8 राज्यों में है, आपको याद रखना है। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान से बना है, जिसका निर्माण लावा से हुआ है। देखिए, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि किसी भी पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, तो दक्कन के पठार का निर्माण भी ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, लेकिन दक्कन का जो पठार है वो बेसाल्ट चट्टान है। ठीक है, इस पठार का आकार त्रिभुजाकार है, जिसे आप इमेज में देख रहे हैं। इसका आकार जो है ये दक्कन का पठार है और इसका आकार त्रिभुजाकार है। ताप्ती नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। देखिए, दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा ताप्ती नदी के द्वारा बनाया जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो वह ताप्ती नदी, जिसे आप इमेज में देख रहे हैं। यह पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। अब हम देखते हैं कर्नाटक का पठार। तो देखिए, कर्नाटक के पठार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मैसूर का पठार, धारवाड़ का पठार और मालनाड का पठार। इन तीनों पठारों से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैसूर का पठार किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। धारवाड़ का पठार और मालनाड का पठार किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। इस तरह के प्रश्न इन पठारों से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं मैसूर के पठार के बारे में। तो देखिए, मैसूर का पठार जो है वो बहुत कठोर और पुराना है, यानी सबसे पुराना पठार जो है वह है मैसूर का पठार और सबसे कठोर भी है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से काफ़ी धनी पठार है, यानी मैसूर के पठार में खनिज पदार्थ अत्यधिक पाए जाते हैं, इसलिए धनी पठार है। इस पठार की महत्वपूर्ण नदी कावेरी नदी है।
देखिए, पठारों और नदियों के संबंध से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पठार की महत्वपूर्ण नदी कावेरी नदी है। कर्नाटक के पठार की, मैसूर के पठार की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? तो वह है कावेरी नदी। आगे है छोटा नागपुर का पठार। तो देखिए, यह पठार बिहार झारखंड में फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार जो है वो बिहार झारखंड में फैला है, लेकिन छोटा नागपुर का पठार का फैलाव सबसे ज़्यादा झारखंड में है। ठीक है, और इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में जाता है। छोटा नागपुर का पठार का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में भी जाता है। इस पठार की प्रमुख नदियाँ महानदी, स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी तथा दामोदर नदियाँ हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की जो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी है? तो महानदी, स्वर्णरेखा, सोन नदी और दामोदर नदियाँ हैं, जिसे आप याद रखिएगा। उसके बाद छोटा नागपुर के पठार में कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक कोयला किस पठार में पाया जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार में, जो झारखंड में है। अब देखते हैं तेलंगाना का पठार। जैसे नाम से ही क्लियर है कि यह पठार जो है तेलंगाना में होगा। ठीक है, तेलंगाना के पठार को गोदावरी नदी दो भागों में विभाजित करती है। देखिए, तेलंगाना के पठार को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो गोदावरी नदी। ये आपको याद रखना है। तेलंगाना का पठार दक्षिणतम हिस्सा रॉयल सीमा कहलाता है। देखिए, तेलंगाना के पठार का जो दक्षिणतम हिस्सा है, यानी दक्षिण का जो हिस्सा है, उसे रॉयल सीमा कहा जाता है, और यह रॉयल सीमा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तेलंगाना के पठार के दक्षिण का जो हिस्सा है, जिसे आप इमेज में देख रहे हैं, उसे रॉयल सीमा कहा जाता है, और रॉयल सीमा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, न कि तेलंगाना में। आगे देखते हैं मालवा का पठार। तो देखिए, यह पठार लावा द्वारा निर्मित काली मिट्टी का पठार है। देखिए, मालवा का पठार जो है, तो मालवा के पठार पर काली मिट्टी का विस्तार है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है मालवा के पठार पर। यह पठार मध्य प्रदेश में है। देखिए, मालवा का पठार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है। इस पठार की प्रमुख नदियाँ चंबल नदी, बेतवा नदी और माही नदियाँ हैं। ठीक है, मालवा के पठार की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी है? तो चंबल नदी, बेतवा नदी और माही नदी, जो मालवा के पठार की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। आगे है बघेल खंड का पठार, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पठार ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। ठीक है, बघेल खंड का पठार जो है वह ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। इसके उत्तर में सोनपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, बघेलखंड पठार के उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियाँ है और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ है। इम्पोर्टेंट है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं कि बघेलखंड का पठार जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे है बुंदेलखंड का पठार। देखिए, बुंदेलखंड का पठार जो है वो मध्य प्रदेश में है, जिसे आप इमेज में देख रहे होंगे। तो आपको राज्य भी याद रखना है, क्योंकि राज्य से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि बुंदेलखंड का पठार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। इस पठार में नीस और ग्रेनाइट की मात्रा अधिक है। देखिए, बुंदेलखंड के पठार में नीस की और ग्रेनाइट की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। नेक्स्ट पठार है मेघालय का पठार। तो देखिए, नाम से ही क्लियर है कि यह मेघालय में होगा। ठीक है, मेघालय के पठार का उत्तरी भाग लंबवत है, जिस वजह से यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मेघालय के पठार से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। यहाँ की चट्टानें छोटा नागपुर के पठार की चट्टानों से मिलती जुलती है। देखिए, मेघालय के पठार की जो चट्टानें हैं वो छोटा नागपुर के पठार की चट्टान से मिलती जुलती है, यानी इनमें समानता है। और लास्ट पठार है दंडकारण्य पठार।
देखिए दंडकारण्य पठार जो है यह अत्यधिक उबड़ खाबड़ है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत के पठारों में सबसे अधिक उबड़ खाबड़ जो पठार है वह है दंडकारण्य का पठार। ठीक है, इस वजह से यहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही कम है। दंडकारण्य पठार जो है वो सबसे अधिक उबड़ खाबड़ है और इसी वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। यह पठार छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। देखिए दंडकारण्य पठार जो है वह छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं।